दोस्तों अगर आपको बजट में लग्जरी चाहिए ना तो मैं आपके साथ में गाड़ी शेयर करने वाला हूं जो है तो टाटा की, लेकिन आपको बजट के साथ साथ लग्जरी एंड कॉस्ट एफिशिएंट नजर आएगी। इसकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम है और आज हम इसी गाड़ी के ओनरशिप रिव्यू के बारे में बात करेंगे। मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 10 दिन चलाया और 10 दिन में मैं किन किन पैरामीटर में माप पाया टाटा पंच ईवी को, उनके बारे में आज बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। देखो पंच ईवी की जो स्टार्टिंग है ना वो 11 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है, 15 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाता है। लेकिन इसका जो मिड रेंज है ना उसको ना खरीद के आप इसके लॉन्ग रेंज में जो है वो पैसा डालिए। रीजन मैं बताता हूं क्यों। अगर आप शॉर्ट रेंज खरीदोगे ना या रेगुलर रेंज खरीदोगे, मिड रेंज खरीदोगे तो ये रेंज नहीं दे देती है, 120-150 किलोमीटर के आसपास ही चलेगी, क्योंकि उसकी जो MIDC रेंज है वो ही 315 किलोमीटर की है। उसमें 25 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें अलग हैं और यही चीजें समझते हैं आज क्यों आपको लॉन्ग रेंज इसका प्रेफर करना चाहिए एंड क्यों ये मुझे क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट अगर आप 15 लाख के अंदर प्लान कर रहे हो उन वेरिएंट से बेहतर एनी डे नजर आती है। इनफैक्ट नेक्सॉन से भी बेहतर नजर आती है। चले जानते हैं इसी चीज। देखो इसके डिजाइन के बारे में तो आपने बहुत सारी वीडियोस में बात कर ली होगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये लैंप्स है। ये बाई फंक्शनल है, लेकिन ये वाला जो लैंप है ना ये रात में बहुत अच्छा थ्रो देता है। इसकी लो बीम एंड हाई बीम ना बहुत कमाल की है। मतलब लो बीम का थ्रो इतना ज्यादा है कि आप आगे तक वाइड स्प्रेड होता है, तो कोई भी समस्या रात में चलने होते टाइम नहीं होगी आपको इनसे। इनफैक्ट इसमें एक अच्छा फीचर और आता है जो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में तो कोई भी ऑफर नहीं करेगा, और वो है ये कॉर्नरिंग लैंप्स। इसके अंदर 2 लैंप दिए गए हैं, एक रेगुलर फॉग लैंप है, दूसरा कॉर्नरिंग लैंप है। तो जैसे आप स्टीयरिंग को मोड़ते हो ना ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो ये arc.ev प्लेटफॉर्म पे बनी हुई, यानी कि ये रेगुलर पंच से अलग है। बाहर से देखने में ही आपको पंच जैसी नजर आए, लेकिन अंदर से ये कंप्लीटली अलग है। मतलब आपको वो एसयूवी जैसी फील भी नहीं आने देगी, एकदम तेज चलती है। इनफैक्ट मजे की बात ये कि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी पंच से ज्यादा 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है। अभी मैंने इसका हुड खोला है, जिसको हम फ्रंक भी बोलते हैं वैसे तो, और ये देखिए इसका फ्रंक है। 40 लीटर का स्पेस दिया गया है, तो आप यहाँ पर तकरीबन 5-6 किलो तक का कोई भी सामान रखो तो बहुत इजीली आ पाएगा। अब एक चीज और, यहाँ पर ना एक तार दिया गया है। ये जो तार है वो तब है जब आप इसको जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, ये हैंग हो गया, इसका जो सिस्टम है वो हैंग हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसको पहले लगा लूं, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इसको खींचिए और ये जो है वो यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। अब आप इजीली जो है वो यहाँ पे CCS2 या जो भी कनेक्टिविटी है वो लगा सकते हो AC या DC चार्ज पे, और इसको वापस जो है वो आप टक इन कर सकते हो यहाँ पर, और इधर जो है वो वापस प्लेस हो जाता है, पोजीशन हो जाता है। अब इसमें जो मोटर लगी हुई है वो 120 bhp प्रोड्यूस करती है। मतलब एक 4 मीटर से अंदर आने वाली गाड़ी के लिए 120 bhp बहुत ज्यादा होती है, और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करती है इसके साथ में। और ये रीजन है कि ये 0 to 100 अचीव करने में 9.5 सेकंड लगाती है। अब ये कुछ इशूज हैं जो टाटा को एक्चुअली में करनी पड़ेगी, फिट एंड फिनिश के बड़े इशूज हैं कुछ जगह जहां पर मुझे लगा कि टाटा को हल्का सा काम करना चाहिए। ये पैनल भी जो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से भी इसके नट्स वगैरह जो है वो निकलने स्टार्ट हो गए हैं, और ये कुछ चीजें हैं जहाँ पर टाटा को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक चीज और है, जब आप इसको चार्ज करोगे ना तो ये जो पैनल है पूरा यहाँ से लेके यहाँ पर चार्जिंग पे लगा हुआ है। आप दूर से देखना चाहते हो कितने परसेंट है, लॉक का बटन दबाइए और ये आपको ना परसेंटेज दिखाएगा। यहाँ से यहाँ तक चार्ज है तो 80%, यहाँ से यहाँ तक चार्ज है तो 50%। तो ये जो इसका DRL है वो बाय फंक्शनल तो है ही, मुझे लगता है ट्रिपल फंक्शनल है। बैटरी कितनी परसेंटेज चार्ज हो गई है, कितनी रिमेनिंग है वो भी बताती है विदाउट रीचिंग द कार। यहां से भी अगर आप देखोगे तो प्रोफाइल बहुत बड़ी लगती है इसकी, और इस वाली साइड से अगर आप देखोगे तो ये ना इनकम्प्लीट सा नजर आता है। पूरा पैनल जो है वो बना नहीं है। अब यहां से अगर ये रोटेट होता है तो पीछे जो है वो बहुत आशंका हो जाती है गंदे होने की। अगर पीछे कोई गाड़ी खड़ी हुई आप कीचड़ में हो तो उनके लिए थोड़ी समस्या है, लेकिन ऑल डिस्क ब्रेक्स इसमें ऑफर किए गए हैं एंड ये केवल लॉन्ग रेंज में ही आती हैं। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है वो या सेफ्टी से रिलेटेड जितने फीचर्स हैं वो आपको बेस वेरिएंट से नहीं, वो आपको मिलेंगे केवल लॉन्ग रेंज में। अब लॉन्ग रेंज खरीदोगे तो ही मिलेंगे। हाई माउंट, इसका जो साइड माउंटेड डोर हैंडल है ये तो मेरे को अच्छा लगता है, एल्ट्रॉज में भी आता है। एंड ऊपर जो है शार्क फिन एंटेना है, ये रेगुलर आपको जो है वो रूफ रेल नजर आएंगे। कुछ जगह में और पैनल गैप्स की शिकायत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे और ये वाला जो देखेंगे प्रोफाइल ये मैच नहीं होता, हल्का फुल्का जो है वो इनके अंदर भी गैप है। इधर भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इजिली मुझे अंदर बूट का जो है वो विजिबल हो रहा है। वाइपर इधर दिया गया है। इसका जो रियर में जेट है ना वो बहुत इजीली यहाँ पर हाइड किया गया है, पता भी नहीं चलता, आप ढूंढ नहीं पाओगे, तो यहाँ दिया गया है। ये अच्छी चीज है यहाँ पे। अब ये इसका बूट ये 366 लीटर का है, लोडिंग लिप ज्यादा है, कोई भी 60 to 40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं दी गई। वहां पर जरूर मुझे लगता है टाटा हल्का सा काम कर सकता था। एक केजीज के जो है ना दोनों तरफ हुक दिए गए हैं,
अब आप सामान वगैरह यहाँ पर टांग सकते हो, और यहाँ अगर आप देखोगे तो कोई भी स्पेयर व्हील नहीं है, और यहाँ पर जो है किट ऑफर की गई है। तो ये किट ना हो गया, अगर स्पेयर व्हील होता तो ज्यादा बेहतर होता। ईवीज में तो मुझे लग रहा है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप बाहर लेके जा रहे हो तो इसको टो वगैरह करने में थोड़ी इश्यूज है, कन्वेंशनल तरीका नहीं है ना, क्योंकि अगर आप किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को तो फिर भी ऐसे टो कर सकते हो, इनके साथ में सावधानी बरतनी पड़ती है आपको। तो वो चीज जो है मुझे लगता है स्पेयर व्हील होना चाहिए। और बाकी तो आप इस पूरे पैनल को जो है वो नीचे खिसका सकते हो इन दोनों बटन की मदद से। अभी अंदर चलते हैं, और अभी पहले ड्राइव पे चलते हैं आपको लेके, और फिर आपको इंटीरियर चेक कराएंगे वहां पर क्या क्या खामी है। दोस्तों ये है एक ईवी, और ये ईवी होने की वजह से इसके अंदर कोई भी वोकल नॉइज नहीं है, किसी प्रकार का जो है वो आपको रेविंग नॉइज नहीं आएगी। रीजन बीइंग इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है। जब मोटर घूमती है ना, जब वो रोटेट करती है तो क्या होता है, आपको हल्का सा फिजी नॉइज नजर हल्की सी ऐसी नॉइज आवाज आती है जो अक्सर आपने मोटर में आवाज देखी है, पंखा चलता है जिस तरीके की आवाज, वैसी आवाज इसके अंदर भी आती है। बट वो अंदर तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि गाड़ी की जो रोड नॉइज है, रोड पे चलने की भी एक नॉइज होगी ना, जिस तरीके से वो ट्रैवल करेगी, वो तमाम चीजें जो गाड़ी के अंदर आती है, अब वो उसको ओवर पावर कर देती है, क्योंकि उसकी आवाज ज्यादा है। अब यही रीजन है कि जब आप इस तरीके की गाड़ियां चलाते हैं तो आपको हमेशा जो है वो रोड नॉइज अंदर आएगी, या विंड नॉइज जो है एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद अंदर आएगी। चाहे आप कितनी भी अच्छी इंसुलेशन कर लें, तो वो तो साइंस है, उसको तो आप होने से नहीं रोक सकते हो। रिड्यूस जरूर किया जा सकता है, तो रिड्यूस करने की तो भरपूर कोशिश करिए टाटा ने यहाँ पे। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी हुई है जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, जिनको पसंद है हाई रेव करना, जिनको पसंद है गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाना, जिनको पसंद है गाड़ी के ऊपर बस पंजा दबाया और वो रिएक्ट करे, उन लोगों के लिए स्पेशली ये बनी हुई है। तो यही रीजन है कि टाटा ने जो है वो लॉन्ग रेंज में स्पोर्ट मोड भी इसके अंदर आता है, जैसे वो रेगुलर मोड में भी आता है, लेकिन BHPs कम होने की वजह से वो आपको इतना महसूस कराएगा नहीं। सिटी मोड, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, ये 3 मोड इसके अंदर आते हैं। एंड कर्स यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इसके अंदर 3 मोड पे है, 1 2 3। अभी मैंने तीसरे पे डाल दिया है। एंड अब क्या होगा, सिंगल पेडल जो है वो ऑपरेशन हो जाएगा। अब मैं चाहूं तो ब्रेक भी मार सकता हूं, क्योंकि रीजनरेट होगी। अब इस बस में लगने से इसी वजह से रुक रहा है, क्योंकि मैं एक्सीलरेटर पेडल से पैर हटा रहा हूं और वो जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है, एंड वो बैटरी को दोबारा चार्जिंग पे जो है वो लगा दे रहा है। एंड रीजनरेटिव का सिंबल भी यहाँ पर जो है वो आ जाता है, उसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ चले जाता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है। तो आप सिंगल ऑपरेशन पर यानी कि सिंगल पेडल से जो है वो गाड़ी चला सकते हो, अनटिल अनलेस थोड़ी इमरजेंसी ना हो पैनिक ब्रेक मारने की, या फिर आपको नजर आ रहा हो कि अब तो ब्रेकिंग की जरूरत है, तो मुझे ब्रेक इस्तेमाल करने पड़ेंगी। अब यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होने की वजह से ब्रेक पैड्स भी आपके जो है काफी कम खर्च होंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं, जब आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, तो इसकी एयर कंडीशनिंग यूनिट से आपको प्यार हो जाएगा। बहुत अच्छा एयर कंडीशनिंग यूनिट है, और ऐसा एयर कंडीशनिंग यूनिट मैं बहुत सारी गाड़ियों में देख रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल OEMs मेहनत कर रहे हैं अपने एयर कंडीशनिंग यूनिट पे, ज्यादा बेहतर टेक्निक निकाल चुके हैं अब किस तरीके से मास्टर करना है HVAC साइंस को। HVAC मींस हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उस साइंस को अगर मास्टर करना तो वो OEM जान चुके हैं। तो अब जनरल कंप्लेंट्स तो जो है वो यहाँ पर एयर कंडीशनिंग यूनिट की नहीं रहती। वैसे भी तापमान कुछ ज्यादा बाहर नहीं है, अभी तापमान बाहर तकरीबन 27-28 डिग्री के करीब का हो रहा है। ऐसे में मैंने अपना 19.5 डिग्री पे जो है इनर टेम्परेचर सेट किया हुआ है, और बहुत ईजिली ये इसके पूरे केबिन को ठंडा कर दे रहा है। अब जरा गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अभी मैं देखिए, मैं हूँ फिलहाल 0 पे, आइडल सिचुएशन पे है। मुझे लगता है 100 मीटर का रास्ता और है, और मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में इसको डाल दिया। अब क्या करते हैं, अब आप देखना इसका व्हील स्पिन, 3 2 1 गो। शायद आवाज नहीं आई होगी, एक और बार ट्राई करते हैं। हल्का सा इस बार आवाज आई। तो व्हील ना स्पिन करते हैं इसके, जब आप देखोगे यहां पर जरूर करेंगे, मुझे आशंका है पूरी। ये देखिए, तो इसके व्हील्स बहुत तेज से जो है स्पिन करते हैं, और बताते हैं कि ये गाड़ी बहुत स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ आती है। अब मुझे यूटर्न मारना है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए बहुत इजीली आप यहाँ से यूटर्न मार सकते हो, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो तकरीबन 5 मीटर के करीब है। ये देखिए, व्हील स्पिन बहुत ज्यादा होता है इस गाड़ी। मोशन में होगी तो होगी, अगर आप बिल्कुल स्टैटिक से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा व्हील स्पिन जो है नहीं होंगे। अभी देखना, देयर यू गो, अमेजिंग। हमने 100 मीटर के अंदर अंदर तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अचीव कर ली है। तो ये है इस गाड़ी का एक कैरेक्टर। अब दोबारा हम लोग यहाँ से सारी गाड़ियों को खाली होने दीजिए, फिर ट्राई करेंगे दोबारा, और आपको दिखाता हूँ इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली कितना बढ़िया है। लेट्स डू इट। वी आर एट 50, 80, 100, 120, 130, 135। Isn't this amazing? और ऑल 4 डिस्क ब्रेक होने की वजह से इसकी जो ब्रेकिंग बाइट है
क्या कमाल की ब्रेकिंग सेटअप यहाँ पर टाटा ने सेट किया है इसके अंदर, अमेजिंग। मतलब मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन ब्रेकिंग सेटअप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई ऑफर कर रहा होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये ईवी है तो कोई नॉन ईवी ब्रांड तो नहीं ऑफर कर रहा है, या नॉन ईवी प्रोडक्ट तो के अंदर तो इस तरीके का ब्रेकिंग सेटअप नहीं दिया गया है। अब जरा बात करते हैं स्टीयरिंग का, तो मुझे लगता है स्टीयरिंग फीडबैक ठीक है, इसका कोई समस्या नहीं है उस जगह पर भी। ऐसा नहीं है कि ओवर स्टीयर कर दे रहा है, अंडर स्टीयर कर दे रहा है, लाइट वेटेड है, सिटी के लिए हो, हाईवे के लिए हो, कहीं पर भी कोई भी समस्या क्रिएट नहीं करेगा। तो उस मामले में काफी अच्छा काम किया है। मुझे लगता है हल्का सा यहाँ पर जो है डेड पेडल के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए थी। बाकी अगर हम बात करें ब्रेक पेडल की एंड एक्सीलरेटर पेडल की, वहां दोनों जगह पर ही बेहतरीन यहाँ पर जो है वो ब्रेक सेट किए गए हैं, उनके ऊपर ग्रिप जो है वो सेट की गई है। अब एक चीज और मैं बता दूं, क्या ये रेंज दे रही है अब ड्राइवर से, जो इसकी रेंज है वो फिलहाल 260 किलोमीटर से लेके 280 किलोमीटर पर चार्ज आ रही है। तो 0 to 100 चार्ज करने में मुझे तकरीबन 14 से 15 घंटे यहाँ पर लग जा रहे हैं। इन पर थोड़े से ज्यादा ही मुझे लगता है 15 सवा 15 घंटे के करीब लग जा रहे हैं। लेकिन जो ये रेंज ऑफर कर रही है उसमें 260-70 किलोमीटर आप चला लोगे। स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो तकरीबन 230 किलोमीटर के आसपास की जो है वो रेंज देगी। इको मोड पे डेफिनेटली 280 के आसपास तक जाती है। सिटी मोड पे 260-70 के आसपास जाएगी। तो वो चीज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जरूर है। एंड ये रीजन है कि लॉन्ग रेंज आप खरीदना, लॉन्ग रेंज के फायदे बहुत सारे हैं। ये ऑन रोड तकरीबन 14 सवा 14 लाख की पड़ेगी आपको लॉन्ग रेंज का बेस वेरिएंट, और स्पेशली दिल्ली, एनसीआर या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पे आरटीओ चार्जेस नहीं है फिलहाल पे किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो वो चीज आपको जरूर यहाँ पर ऑफर होती हुई नजर आएगी। बाकी तो अगर इसका ये स्क्रीन के बारे में बात करें, बहुत जल्दी हैंग होती है, इनफैक्ट ब्लैकआउट हो जाती है, तो उससे जरूर शिकायत है। इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके पहले भी जो है वो टाटा के बहुत ज्यादा ऐसा हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। तो जिस चीज में अच्छी है उसको वो अप्रिशिएट भी की जाती है, जिनमें सेफ्टी है, बट डेफिनेटली ये ब्लैकआउट जरूर होती है। बाकी जितने भी ऑपरेशंस है ना वो आपको काफी फ्यूचरिस्टिक लगेंगे, जैसे कि इसका स्टीयरिंग व्हील है, या फिर ये जितने भी एमआईडीज वगैरह, या फिर इसका इंटीरियर का डिजाइन लेआउट काफी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। लेकिन उनमें हल्का फुल्का तो एरर जरूर आता है। इसमें लैग वगैरह कुछ नहीं है, बट ये हैंग जरूर होता है। इसमें जैसे आपको पता है फिंगरप्रिंट वगैरह आती है। ये क्राउन ज्वेल ये मुझे काफी अच्छा लगता है, तो ये काफी इनोवेटिव यहाँ पे टाटा ने बनाया। बाकी तो कुछ और लॉन्गर टर्म पे जब ये गाड़ी आएगी तब हम देखेंगे। टायर्स का जो साइज है, टायर की जो प्रोफाइल है वो काफी अच्छी है, और वो हमेशा से ग्रिप प्रोवाइड करती है। वो एक तरीके से जो है वो यहाँ पर आपको बेहतरीन स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगी। तो टायर प्रोफाइल गाड़ी के प्रोफाइल से काफी अच्छे मैच करते हैं। इसी में गेट्स है ना वो काफी वाइड ओपनिंग है। ये आपको तब मदद करेंगे जब आप सामान वगैरह लेके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। बॉटल होल्डर्स हैं, लेकिन ये छोटी बॉटल होल्डर्स में 1 लीटर की बॉटल नहीं आ पाती। बाकी तो ये लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है इसका, क्योंकि एक्स्ट्रा बटन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब बस इसको अंदर दबाओ और ये अनलॉक हो जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो क्विल स्विच है, और बाकी छोटी मोटी जगह है सामान रखने की। फॉक्स बटन्स कुछ दिए गए हैं। ये मुझे लगता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन वगैरह जो है वो पंच ईबी में यहाँ पे आया करते होंगे। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, ये डुअल टोन ट्रीटमेंट में दिया गया है। गंदे होने लग गए हैं अभी से, तकरीबन 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, और इसकी सीट्स भी जो है थोड़ी थोड़ी डर्टी होने लगी हैं। तो मेंटेनेंस जरूरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मांगेगी, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। बाकी जो बटन है ना काफी सेंसिटिव हो गए हैं, ये देखो तो कुछ सेंसिटिविटी इनके अंदर है। और ये केवल इसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये हैरियर, सफारी, इन सभी के साथ में, नेक्सॉन के साथ में प्रॉब्लम है। तो हॉर्न जो है वो जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं। फ्लैट बॉटम दिया गया है, पैर वगैरह कहीं लगते नहीं है। सीट्स वगैरह जो है वो काफी आपको यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट नजर आएगी, और ये वेंटिलेशन के साथ में आती है। तो ऑप्शन इधर दिया गया है। अच्छी बात ये है, अनलाइक हैरियर एंड सफारी, यहाँ पे वेंटिलेशन का जो बटन है वो दिखाई देता है, वो विजिबल है। और बाकी तो ये मैनुअली एडजस्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 कैन होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं, सही जगह पर पोजिशन है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी इधर दिया गया है। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, USB A है एंड USB C टाइप इधर जो है ऑफर की गई है। बट ये स्लो चार्जिंग भी है, ऐसा कोई फास्ट चार्जिंग 45 वोल्ट वगैरह भी नहीं है, डिसेंटली चार्ज कर देता है। अब ये जो पैनल है ना, इससे थोड़ी सी शिकायत मुझे जरूर है, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। और ये जो है वो सेम हैरियर, सफारी, नेक्सॉन और अब टाटा के साथ में भी है। न जाने कौन कार डिजाइनर जो है वो टाटा ने हायर किया था कि ये वाला पैनल उनको कुछ इस तरीके से प्लेस करना पड़ा, क्योंकि ये ना टच सेंसिटिव है। अब ये फिजिकल बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें ना इनका शॉर्टकट हमारे दिमाग में फीड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉक अनलॉक करना है, तो मेरे को पता है यहाँ पर मैं दबाऊंगा तो मुझे देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे देखने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि मुझे हमेशा देखना पड़ेगा, तो ये टच सेंसिटिव है। बाकी इन पे फिंगरप्रिंट्स का जो है वो निशान जरूर रह जाता है। जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो ठीक है, उससे ऐसा कोई शिकायत नहीं है मुझे। अच्छी बात यह है कि आपके पास में ऑटो डिमिंग IRVM है, इसको मैनुअल नहीं दिया गया। और यहाँ पर भी आपके पास में कार्ड होल्डर है, कोई मिरर वगैरह नहीं है। इस तरफ मिरर है बट यहाँ पर लाइट नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है ये कुछ ऐसी चीज है जो मिरर इधर भी आ सकता है, लाइट भी आ सकता है, उसके साथ कार्ड होल्डर भी आ सकता है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ना ही ऐसा कोई बहुत बड़ा प्राइस जो है वो कट कर पा रहे हो आप इन सब चीजों को ना देके। सनरूफ जो है वो अच्छी जगह प्लेस्ड है, छोटी सनरूफ है क्योंकि ये छोटी गाड़ी भी है। एंड वन टच जो है वो आप देखोगे यहाँ पे सनरूफ
ऑन हो जाती है, वापस जो है वो ऑफ हो जाती है। SOS के बटन जो है बिल्कुल मेरे साथ में यहीं पर मेंशन्ड है, तो SOS का बटन दबाओगे कॉल जो है वो मिल जाती है और वो तमाम चीज़ें। इनिशियलाइजिंग द कॉल, तो कॉल जो है अपने आप आने लगी, मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। SOS का बटन भी है और कॉल इनिशियलाइजेशन यानी कि टाटा की इमरजेंसी सर्विसेज का बटन जो है वो इधर दिया गया है। यहाँ पर भी फिट एंड फिनिश की हल्की सी प्रॉब्लम आपको नजर आने वाली है, तो ये भी प्ले है इसके अंदर। बाकी तो इसके अंदर लैम्प दिया गया जो आप जनरली टाटा की लगभग हर गाड़ी में देखोगे LED। एक ना फेक पेडल दिया गया है, बट फेक पेडल के ऊपर कवर नहीं दिया गया। अब इससे क्या हो रहा है कि नीचे की जो बॉडी है ना वो रब हो जा रही है। अगर मैंने यहाँ पर मैट डलवाया, फ्लोर मैट डलवाए, तो अगर मैंने ऊपर तक नहीं डलवाया तो बड़ी इशू आएगी। तो यहाँ से ना वो मैट वियर आउट हो रही है, ये एक छोटी सी शिकायत है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक रबराइज्ड या फिर एक प्रोटेक्शन जो है एक्स्ट्रा लेयर आनी चाहिए। ये कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर स्पेस अच्छा है। स्पेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा नंबर दे सकता हूँ टाटा को, इनसे बेहतर स्पेस निकालना मुझे नहीं लगता किसी से आता है। प्रैक्टिकल गाड़ियां बनाएंगे, यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे कैन होल्डर है, कार्ड होल्डर है, स्पेस है, यहाँ पे एक ट्रे दी गई है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है जिसके साथ में आप उसकी सेंसिटिविटी कंट्रोल कर सकते हो और एक लैंप भी दिया गया अंदर। ये जो प्लास्टिक है ना, आवाज मस्त करती है ये, और ये काफी टाइम तक सर्वाइव करेगी। ऐसा नहीं है कि मारुति सुजुकी की तरह इनके ऊपर स्क्रैचेस आने लग जाएंगे। तो इसके ऊपर अलग से पैटर्न बनाए गए हैं जिस वजह से वो स्क्रैचेस विजिबल ना हो, अगर आए भी तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। ये वाला जो पैनल है उस पे स्पेस तो है, लेकिन ऐसा कोई सामान वगैरह आप नहीं रख सकते हो। यहाँ पर जरूर आपका फोन आ जाएगा, बट वो भी इधर से उधर टॉपल जरूर करेगा। तो ये वाला जो डैशबोर्ड है, फ्रंट अपर डैशबोर्ड, वो इस तरीके से नहीं डिजाइन किया गया है कि वहां पर स्पेस यूटिलाइजेशन किया जा सके। ये आर्मरेस्ट है और इसके अंदर छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, बट बहुत बड़ा नहीं है। मुझे लगता है आप अपना पर्स वगैरह है, फोन भी शायद इसके अंदर मुश्किल ही आएगा अगर आपका 6 इंच से बड़ा फोन है। तो की फॉब रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस है, तो आप यहाँ पर अपनी की फॉब रख सकते हो। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until for next time, bye bye, take care, keep your car bike, whatever you're having, drive safe guys।